सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि हम क्लास 10th में डिटेल में स्टडी करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिसमें हम लोगों ने एक स्ट्रॉ को एक वाटर मतलब एक ग्लास है जिसमें हमने वाटर को फिल किया है, उसके अंदर डिप कर रखा है। बट यहाँ पे आपको इंटरफेस का मतलब क्या होता है, वो सरफेस जो दो मीडियम को एक दूसरे से सेपरेट करती है। तो जब यहाँ पे आप इंटरफेस पे देखोगे थोड़ा जूम करके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जिस पाथ पे हमारा जो स्ट्रॉ था वो डिप हो रहा था या टच कर रहा था इंटरफेस को, उस पाथ पे हमें उसकी डिपिंग के बाद जो हमें प्रोपगेशन दिखना चाहिए वैसा ना दिख के थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टॉर्टेड दिख रहा है। इस डिस्टॉर्शन को जब हमें एज अ व्यूअर, अगर हम बाहर से एक्सटर्नल एज अ व्यू उसको हम देखते हैं, तो एज अ व्यूअर हमें क्या दिखता है कि डिस्टॉर्शन दिखाई देता है, या हम कह सकते हैं एक पाथ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हमें जो भी हमने मटेरियल को इंसर्ट किया है उसमें हमें पाथ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ये पाथ डिफरेंस एज अ व्यूअर हमें क्यों दिखाई देता है या इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, तो इसको हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो यहाँ पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिटेलिंग में बताने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। ठीक है, इस डायग्राम को मैं एक बार फिल कर लेती हूँ विद मार्कर। एक्चुअली ये जो डायग्राम है या ये जो मैं कलरिंग कर रही हूँ, इसको हम मान के चलते कि हमने एक मटेरियल लिया है। सपोज जैसे मैंने वाटर ले लिया H2O। ठीक है, तो ये जो मटेरियल है ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है एक दूसरे से। सपोज ये मीडियम 1 है जो एयर कह सकते हो आप एक तरीके से, और ये मीडियम 2 है जिसको मैंने वाटर एज अ वाटर ले लिया। अब ये जो आपको रे दिखाई दे रही है, दिस रे इट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी कि कोई यहाँ पे हमारा सोर्स होगा, सपोज जैसे सन है, यहाँ पे कोई सोर्स होगा, इससे इंसिडेंट रे हमारे मीडियम के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। जिस पॉइंट पे ये रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये जो इमेजिनरी डॉटेड रे आपको दिखाई दे रही है जो मैंने परपेंडिकुलर टू सरफेस बनाया है, इसको हम इमेजिनरी नॉर्मल रे बोलते हैं। साइंटिफिक फिनोमिना क्या बोलता है कि जब भी कोई रे विद सर्टेन एनर्जी अगर किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो वो सरफेस उस रे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पे मैं एक बार रे का स्ट्रक्चर ले लेती हूँ। यस, तो यहाँ पर जो कुछ पोर्शन होता है रे का वो वापस उस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पोर्शन जो है यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है, जिसको हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ एनर्जी कहाँ पे चली गई, वापस उसी मीडियम में चली गई जिस मीडियम से आई थी उस रे की, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे का नाम लेते हैं। और ये जो रे होती है ये ट्रांसमिट हो जाती है बाहर की तरफ, मतलब उस मीडियम की तरफ। ठीक है, इस पूरे फिनोमिना को जब रे इंसिडेंट हुई और उस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट हो गई, यानी अपना पाथ चेंज कर लिया। एक्चुअली इस रे को अगर ये मीडियम नहीं होता तो इस रे को जाना कैसे चाहिए था, इसे स्ट्रेट जाना चाहिए था। बट क्योंकि ये मीडियम 2 बीच में आ गया है उसके पाथ के बीच में, तो ये रे अपने पाथ से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गई है, यानी कि रिफ्रैक्ट हो गई है। तो इस फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। व्हेन द लाइट रेज आर ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब जब मीडियम चेंज होगा तभी ये फिनोमिना अकर होगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमें रिक्वायरमेंट दिखाई दे रही है वो ये है कि मीडियम का चेंज होना। ठीक है, मीडियम चेंज होना पहली रिक्वायरमेंट है अगर हमें रिफ्रैक्शन फिनोमिना को देखना है। नाउ सेकेंड रिक्वायरमेंट इज द पाथ और द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी कि जो सेकेंड हमें रिक्वायरमेंट दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर हमें रिफ्रैक्शन देखना है तो जो पाथ था लाइट का, ठीक है, लाइट उसमें डिफरेंस आना चाहिए। यानी कि जो प्रोपगेशन है, आप कह सकते हो एक तरीके का मूवमेंट। प्रोपगेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लाइट, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, वो चेंज होता है। ठीक है, तो चेंज इन मीडियम हो गया और पाथ लाइट का या प्रोपगेशन का चेंज हो गया। तो ये दो रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें कहीं पर भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखना है। सो द सर्टेन फिनोमिना व्हाट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक्चुअली होता क्या है, तो एक पेज ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा है अभी तक, कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है यानी कोई रे इंसिडेंट हो रही है किसी मीडियम पे, ठीक है, उस मीडियम पे इंसिडेंट होने के बाद वो अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करती, मतलब जो उसको एक्चुअल स्ट्रेट लाइन में पाथ जाना चाहिए था। ये तो हम सबको पता है कि लाइट इज़ ऑलवेज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। तो वो बेंड हो जाती है। अब बेंडिंग जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो सकती है, मतलब ये जो हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया है, या तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है या ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो रिफ्रैक्शन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जा रही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर लिया है, सपोज मैं इसको ग्लास एज्यूम कर लेती हूँ और ये जो है ये एयर है, ठीक है। तो एयर जो है इन कंपैरिजन ग्लास के मुकाबले एक रेयरर मीडियम है, और ग्लास जो है एयर के मुकाबले एक डेंसर मीडियम है। तो जो रिफ्रैक्शन होता है इसको डेंसिटी और मतलब उसकी रेयरर मीडियम या डेंसिटी के मुकाबले हम दो टाइप्स में उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। या तो लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, जो यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है, और या तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ आपको डिटेल में बताने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने जो बाहर का मीडियम लिया है वो एयर लिया है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो रेयरर मीडियम है, और जो अंदर का मीडियम मैंने लिया है वो ग्लास लिया है, एक तरीके से आप कह सकते हो डेंसर मीडियम है। तो अगर मैं पॉइंट ए यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो हम ए ले रहे हैं, और इस पॉइंट पे जो मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को नाम दिया है वो बी है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो अगर इसके हम पाथ को ऑब्जर्व करें तो इसका जो ओरिजिनल पाथ था वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर ग्लास नहीं होता। बट एक्चुअली इसने कहाँ बेंड किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी हमारी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। और यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो एक तरीके से ये रे अब किसका काम करेगी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब जो हमारी ग्लास के अंदर आके रिफ्रैक्ट हो चुकी है, तो अब ये दूसरे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी बी पॉइंट के लिए ये किस तरीके रे का काम करेगी, इंसिडेंट रे का काम करेगी। तो अब अगर इस पॉइंट बी को ऑब्जर्व करूँ मैं, तो अब ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है। बट इस टाइम पे अगर आप देखो तो पाथ कैसा था लाइट का, लाइट को इस तरीके से जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था। बट क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, वो भी कैसा मीडियम चेंज हुआ है, डेंसर टू रेयर मीडियम चेंज हुआ है, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो रही है लाइट, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को ये दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखने हैं कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, और जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। तो ये जो फिनोमिना होता है ये हर एक सिचुएशन में अकर होता है। दिस इज़ वेरी ट्रू फिनोमिना। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंडेंसी, यानी कि अब हमें स्टडी करना है कि ऐसे कौन से वो कॉन्सेप्ट हैं या ऐसे कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करता है। तो नंबर फर्स्ट फिनोमिना या जो नंबर वन फैक्टर है जिस पे हमारी लाइट का रिफ्रैक्शन होना डिपेंड करता है, यानी कि कितना रिफ्रैक्ट होगा, कितना पाथ चेंज होगा, उसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, या आप कह सकते हो कि भाई कितनी स्पीड से हमारी लाइट अगर किसी मीडियम में आ रही थी तो उसकी स्पीड क्या थी या उसकी वेलोसिटी क्या थी जिस जिस टाइम पे उसने हमारी मीडियम को स्ट्राइक किया या इंसिडेंट हुई। तो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर। एंड जो सेकंड फैक्टर हमें हमें पता है जिस पे हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ मीडियम भी कह सकते हो आप, ठीक है। मीडियम का इंटेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी कितनी है, डेंसर मीडियम है इन कंपैरिजन टू मीडियम जिस मीडियम से लाइट आ रही है, रेयर मीडियम है, या उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। ये सारे टर्म्स किस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। बट अभी के लिए आप ये बात समझ लीजिए कि ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर, दैट इज़ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला जो लॉ है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, द रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, और व्हाट वी कॉल ऑब्लिकली फॉलिंग रे, मतलब इसको ऑब्लिकली फॉलिंग रे भी बोलते हैं, किसको, इंसिडेंट रे को, एंड द नॉर्मल रे। तो मतलब इन तीन रे की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ जो इन तीनों रे को डिपिक्ट करे, या इन तीनों रे को हमें क्लियर कट हमें उसका इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक ग्लास स्लैब लिया है या एक ग्लास मटेरियल का स्लैब है, और यहाँ पे मेरे को एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर ली, ये डॉटेड होनी चाहिए थी, मैंने इसको सॉलिड बना दिया है बिकॉज नॉर्मल एक कोई रे नहीं है, वो हमारी इमेजिनरी रे है, तो मैंने उसको डॉटेड लेना चाहिए था मुझे।
नाउ सेकेंड इज़ हमारी इंसिडेंट रे। तो सबसे पहला हमने कॉन्सेप्ट बना लिया है हमारी इंसिडेंट रे, और उसके बाद हमें रिफ्रैक्टेड रे चाहिए। तो क्योंकि ये रेयर टू डेंसर जा रहा है इसलिए मैं इसको टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही हूँ, और लास्ट हमें नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, जो हमारा लॉ है वो क्या बोल रहा है कि जो आपकी इंसिडेंट रे होगी, जो आपकी नॉर्मल रे होगी, और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि किस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है। तो सपोज हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट ओ, विल टेंड टू लाई ऑन द सेम प्लेन। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये तीनों रे जो हम लोगों ने ड्रॉ की हैं, नॉर्मल, इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों रे जो होंगी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम प्लेन पे लाई करेंगी। यानी अगर इस इंटरफेस की बात हो रही है ग्लास के, तो ये तीनों रे सेम प्लेन पे लाई करती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत इजी था ये लॉ, ठीक है। जो सेकंड लॉ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम लोग सेकंड लॉ पे डायरेक्टली जंप कर लेते हैं। ओके, तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ, सॉरी चेंज हो गया, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो उसके लिए मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले लेती हूँ सपोज। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया है, ग्लास स्लैब, ठीक है। तो यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक बार मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लाइन पढ़ी थी, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, and the refraction is constant or has a definite value which is stated as termed as Snell's law. Okay, so यहाँ पे concept क्या बोल रहा है, let me go to the same page. Okay, so यहाँ पे concept ये बोल रहा है कि जो आपने इंसिडेंट रे आई थी, ओके, ये हमारा नॉर्मल है, N1 N2 इसको नाम दे देते हैं, और ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। तो सबसे पहले तो एक दो वर्ड्स का यूज़ होगा यहाँ पे, एक होगा एंगल ऑफ आई और होगा दूसरा एंगल ऑफ आर। एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनाया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर बच्चों को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे कहीं पर भी बना देते हैं बच्चे। काफ़ी बच्चे जो होते हैं इंसिडेंट एंगल को यहाँ पे और रिफ्रैक्टेड एंगल को यहाँ पे फ्रेम करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इंसिडेंट रे या इंसिडेंट एंगल जो होता है वो हमेशा नॉर्मल के साथ बनाया जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा। सिमिलरली जो रिफ्रैक्टेड होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, वो हमेशा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा। तो अगर मैं इसको एक ट्राइंगल इमेजिन करूँ, सपोज मैं यहाँ पे इसको ट्राइंगल फ्रेम कर लेती हूँ, ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक ट्राइंगल फ्रेम कर लेती हूँ। सो ये जो ट्राइंगल है इनके अगर मैं साइन एंगल्स निकालूँ, यानी कि साइन थीटा, यानी कि इस ट्राइंगल सपोज इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी, इसको नाम देते हैं ए डी और ई, ठीक है। तो जो ट्राइंगल ए बी सी है, तो उसका अगर मैं एंगल ए का मतलब साइन थीटा निकालूँ, किस मीडियम का, मीडियम 1 का जो साइन थीटा होगा, यानी कि मीडियम 1 का जो साइन एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल, और सिमिलरली जो मीडियम 2 है उसका जो साइन थीटा होगा, यानी कि आप कह सकते हो साइन आर। तो इन दो मीडियम्स के जो साइन थीटा होंगे, अगर आप उसको डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं, यानी कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, अगर आप दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको किसी भी कंडीशन में। इस कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा हम किस नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही हमारे वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को या इस मेथड को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। स्नेल्स लॉ क्या डिपिक्ट करता है कि जो भी साइन एंगल होगा दोनों मीडियम का, साइन आई अपॉन साइन आर, वो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, जो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहती है। सो रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर वीडियो, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तक के लिए रिफ्रैक्शन के लिए अभी तक जितना हम लोगों ने स्टडी किया है, अभी इतना डिटेलिंग